हावर्ड गार्डनर का बहुवृद्धि सिद्धांत कहता है कि यह थ्योरी इस बात पर जोर देती है कि वृद्धि की अलग अलग दशा यानी कि फॉर्म होती है। शाब्दिक भाषाई बुद्धि यानी कि वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे वकील, कवि, पत्रकार आदि बनते हैं। तार्किक गणितीय बुद्धि यानी कि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, इसमें तार्किक योग्यता यानी कि मैथ कैलकुलेशन अधिक होता है, जिसमें उस तरह के व्यक्ति इस लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंट पाए जाते हैं। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो उसे अकाउंटेंट, बैंकर, साइंटिस्ट आदि भी कहते हैं। स्थानिक बुद्धि यानी कि स्पेशल इंटेलिजेंस, अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना, जैसे कि जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है उसे मूर्तिकार, चित्रकार यानी कि आर्किटेक्चर आदि बनते हैं। शारीरिक गति बुद्धि यानी कि बॉडली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, शरीर की गति देने वाली बुद्धि यानी जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो अभिनेता, अभिनेत्री, आर्टिस्ट, डांसर्स आदि बनते हैं। संगीतनात्मक बुद्धि यानी कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की वृद्धि अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो सिंगर, एंटरटेनमेंट आदि बनते हैं। अंतर व्यक्तित्व बुद्धि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए यह पता चलता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे नेता, सामाजिक कार्यकर्ता आदि बनते हैं। व्यक्तित्व बुद्धि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। प्राकृतिकवाद बुद्धि नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस, इस बुद्धि में व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक होता है। जैसे जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वह किसान आदि बनते हैं। अस्तित्ववादी बुद्धि, इस बुद्धि के व्यक्ति हर चीज़ के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, जैसे हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, भगवान कौन है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे साधु, संत और फिलोसफर बनते हैं। आलोचना मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को वैलिड नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस को माप नहीं कर सकते। त्रिआयामी सिद्धांत यानी कि 3 डायमेंशनल थ्योरी कहता है कि सिद्धांत का प्रतिपादन जेपी गिलफोर्ड ने किया। इस सिद्धांत को बुद्धि संरचना सिद्धात्मक भी कहते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से 3 तत्वों से निर्मित है: विषय वस्तु, कंटेंट, सक्रियाएं, ऑपरेशनल तथा उत्पाद यानी कि त्रिचाप यानी कि त्रिघटीय सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्टर्नबर्ग ने किया। स्टर्नबर्ग के बुद्धि के 3 भागों में बांटा है: अनुभवात्मक बुद्धि, घटीय बुद्धि और संदर्भात्मक बुद्धि। एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंट कहता है कि अनुभवात्मक बुद्धि यह बुद्धि अनुभवों पर आधारित यानी कि एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। व्यक्ति अपने अनुभवों से कुछ नई खोज करता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में अच्छी तरीके से जानता है तो एक नई खोज करता है, अपने अनुभवों से कुछ नया क्रिएट करता है। घटीय बुद्धि यानी कि कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंट कहता है कि व्यक्ति कल्पना शक्ति से ही बहुत कुछ सोच लेते हैं। ये अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे लोग हर चीज़ के पीछे कारण जानना चाहते हैं। संदर्भात्मक बुद्धि कहता है कि व्यक्ति इसमें सूचनाओं को इस ढंग से उपयोग करने में सफल हो जाता है जिसको उसको अधिक से अधिक लाभ हो। यह व्यक्ति पर्यावरण के साथ समायोजन रखते हैं और व्यवहारिक भी होते हैं। अधिगम यानी कि लर्निंग, अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया यानी कि एक तरह का प्रोसेस है जो कि बर्थ से लेके डेथ तक चलता है। प्रत्येक व्यक्ति परिस्थितियों से सीखता है, यानी कि लाइफ में जो भी उसके आते हैं उस परिस्थितियों से वो सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। यही सीखना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है। सीखना यानी कि अडॉप्टेशन प्रक्रिया जिसे कहते हैं हम लोग। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया यानी मेंटल प्रोसेस है। स्कूल में अधिगम में परिवेश व सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन पर अधिक बल देना चाहिए। सार्थक अधिगम यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग में एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित इंकरेजिंग करना है। अधिगम यानी कि अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः स्वनिर्देशित यानी सेल्फ डायरेक्टेड हो तो। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए करके
सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, दृष्टिकोण बेहतर। अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। सार्थक अधिगम यानी मीनिंगफुल लर्निंग में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच और समस्या समाधान यानी एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रक्रिया होती है। अधिगम वक्र, कर्व्स ऑफ लर्निंग। जब अधिगम की मात्रा, प्रभाव, क्षमता आदि को किसी माध्यम, ग्राफ, आरेख etc. से प्रदर्शित किया जाता है तो वह अधिगम वक्र कहलाता है, यानी कि कर्व ऑफ लर्निंग। इसमें अधिगम की न्यूनतम या अधिकतम या शून्य स्थिति व्यक्त की जाती है। अधिगम वक्र में 4 प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला प्रकार होता है सरीले रेखा वक्र, स्ट्रेट लाइन कर्व। इसमें सीखने की गति एक समान होती है। दूसरा होता है उन्नतोत्तर वक्र या एलिवेशन कर्व। इसमें सीखने की गति शुरू से तेजी होती है और उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद सीखने की गति धीमी होना शुरू हो जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं ग्राफ में। नतोदर उद्यम अधिगम वक्र यानी कॉन्केव लर्निंग कर्व। इसमें शुरू में सीखने की गति धीमी हो जाती है, इसके बाद धीरे धीरे सीखने की गति तेज होना शुरू होती है और वह उच्चतम स्तर की ओर बढ़ती है। मिश्रित अधिगम वक्र। इसमें शुरू में अधिगम की गति तेज या धीमी और अंत में भी अधिगम की गति तेज या धीमी दोनों तरह से होती है। यह वक्र उन्नतोत्तर व नवोत्तर अधिगम का मिलाजुला रूप होता है। अधिगम पठार। अधिगम पठार यानी कि लर्निंग प्लेटू। लर्निंग प्लेटू क्या कहलाता है कि इसमें सीखने की गति जो होती है वो रुक जाती है, यानी उसमें ना तो उन्नति और ना अवनति, यानी कि ना तो वो बढ़ता है ना ही घटता है। अधिगम का पठार यानी कि लर्निंग ऑफ प्लेटू में अधिगम की गति 0 होती है, यानी लर्निंग जो होती है वो 0 होती है। शिक्षण के स्तर यानी लेवल ऑफ टीचिंग। शिक्षण के स्तर को 3 स्तरों में बांटा गया है। पहला स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल, यह हर्बर्ट ने दिया था। इस स्तर में बच्चे के रटने पर बल दिया जाता था। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे निचला स्तर है। इस स्तर के शिक्षण अधिगम का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना है या छोटी कक्षाओं के लिए होता है। समझ बोध स्तर यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल, यह मॉरिशियन ने दिया था। यह स्तर स्मृति स्तर से कुछ ऊंचा होता है। इस तरह में रटने की बजाय ज्ञान को अच्छी तरह से समझने पर बल दिया जाता है। इस स्तर में बच्चों को जो ज्ञान दिया जाता है या नियम या सिद्धांत बताए जाते हैं वो इस तरह के से प्रदान किए जाते हैं ताकि बच्चा उनका व्यवहारिक प्रयोग भी कर सके। चिंतन स्तर कहता है कि यह शिक्षण अधिगम का सबसे ऊंचा स्तर माना जाता है। इस स्तर में बच्चों को अपनी मानसिक शक्तियाँ के विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त होते हैं। इसमें पहले बच्चों को भिन्न नियमों, सिद्धांतों आदि की जानकारी दी जाती है, फिर उन्हें स्वतंत्र रूप से इस पर चिंतन करने और निष्कर्ष निकालने के अवसर दिए जाते हैं। सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है कि छोटा सा प्रारूप जिसमें क्लास में शिक्षण क्रियाएं सूक्ष्म रूप से कार्य करती है। सूक्ष्म शिक्षण विधि का विकास एलन महोदय ने किया। सूक्ष्म शिक्षण से कम समय में अधिक दक्षता प्रदान किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण से शिक्षकों के कौशल का विकास किया जाता है, जैसे श्यामपट्ट कौशल, अनुबंध कौशल, प्रश्न प्रवाह कौशल। सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया पाठ्य योजना निर्माण। पहले टीचर पाठ्य योजना का निर्माण करेगा। कक्षा शिक्षण पाठ्य योजना बनाने के बाद टीचर क्लास में आकर पढ़ाएगा। शिक्षण करवाने के लिए 6 मिनट का समय रिजर्व होता है। प्रति पृष्ठ फीडबैक देने के लिए भी 6 मिनट। पुनः पाठ्य योजना में 12 मिनट, पुनः शिक्षण में 6 मिनट और पुनः प्रस्तुत में 6 मिनट, यानी कि कुल 36 मिनट। अधिगम स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। जब कोई एक सीखा हुआ कौशल यानी कि जो पहले से ही सब कुछ जानता है काम दूसरे सीखने के कौशल काम को प्रभावित करता है तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। जैसे ट्रक चलाने में सीखा गया कौशल कार चलाने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। स्थानांतरण के प्रकार। धनात्मक स्थानांतरण। धनात्मक स्थानांतरण पूर्व ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण नई बातों को सिखाने में सहायता प्रदान करता है। किसी कार्य को करने का ज्ञान, योग्यता अथवा अनुभव
जब अन्य कार्यों को करने में सहायक होता है तब इसे सीखने का ऋणात्मक स्थानांतरण माना जाता है। जैसे हिंदी भाषा का ज्ञान संस्कृत भाषा सीखने में सहायता प्रदान करने के कारण ऋणात्मक स्थानांतरण कहलाएगा। ऋणात्मक स्थानांतरण वह होता है किसी कार्य को करने का ज्ञान, योग्यता अथवा अनुभव जब दूसरे कार्य को करने में घातक होता है तब इसे सीखने ऋणात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। जैसे तेज चलने का अभ्यास दिल की बीमारी की स्थिति में चिकित्सक की सलाह के बावजूद धीमे चलने में बाधक होता है, अतः इसे ऋणात्मक स्थानांतरण कहा जाएगा। शून्य स्थानांतरण सीखने की प्रक्रिया में जब पूर्व अनुभव ना हो, सहायक होता है ना ही बाधक होता है, तो वहाँ हम पर अधिगम का शून्य स्थानांतरण पाया जाता है। क्षैतिक स्थानांतरण जब किसी स्तर में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार की लगभग समान स्थिति में किया जाता है तो इसे सीखने का क्षैतिक स्थानांतरण कहते हैं। गणित में जोड़े घटाने के प्रश्नों को हल करने का अभ्यास उसी तरह के ज्ञान के अन्य प्रश्नों को हल करने में काम आता है।